हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ जो होम साइंस है यानी गृह विज्ञान। इसका लेसन जो हमारा फर्स्ट है, जिसका नाम है शिशु की जानकारियां, जिनमें हम लोग 0 से लेकर के 3 वर्ष की आयु का चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो आपको दिया था, इसमें हम थंबनेल लगाना नहीं लगा नहीं पाए, भूल गए, जिसके कारण नहीं बता पा रहे हैं। ऐसे थंबनेल आप देखे होंगे ऊपर से, तब आए होंगे यहाँ। तो उनमें आपने देखा होगा कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो जन्म से पहले बच्चा और उनकी माँ को क्या किन किन चीजों की जरूरतें होती है, इसका हमने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास किया था। फिर बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, जब जन्म लेता है तो उस समय उसकी क्या लंबाइयां होती है, क्या क्या जरूरत होता है जन्म के समय, जन्म के बाद क्या क्या जरूरत होती है, इन सारी बातों को हमने देखा था। अब पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके दांत धीरे धीरे आना शुरू होते हैं। किस उम्र में किस तरह की दांतें आती है, इसका चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो दांत जो है वह कितने समय में आना शुरू होता है और कितने समय तक कुल दांत आ जाते हैं, दांत की संख्या कुल कितनी होती है। तो हमने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया था कि उसमें कुल कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। 32 दांत में 20 अस्थाई होते हैं, जिसे दूध का दांत कहते हैं। वो एक बार टूटता है तो फिर से आता है। लेकिन जो 16 है ना, वो अस्थाई दांत है, और जब वो टूटता है ना तो फिर से वापस नहीं आता है। बस वो एक बार जब आया तो आया, और उसके बाद लाइफ टाइम के लिए खत्म। तो ऐसे दांत को हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थाई दांत कहते हैं। इसकी संख्या कुल कितनी, 12 होती है। तो अब इन सारी बातों को देखेंगे कि कैसे कैसे आता है। सुनिएगा, किसी बच्चा में कभी कभी 4 नहीं तो 5 या 6 माह के बाद दांत आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब आपने क्या समझा कि अगर कोई बच्चा अच्छे से तंदुरुस्त है, हिष्ट पुष्ट है, पौष्टिक आहार उसे अच्छा मिल रहा है, माँ का दूध अगर वह सही से पी रहा है, उसकी माताओं को अच्छी दूध मिल रहा है, तो कहने का अर्थ है कि वो बच्चा ना शारीरिक रूप से बहुत तंदुरुस्त होता है। तो उसमें दांत तो 4 महीने में ही आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर धीरे धीरे अगर वो कमजोर होता है, या कोई बच्चा कमजोर है, या उससे कोई कमजोर है, या उससे और कमजोर है, तो उसमें 6 महीना तक प्रारंभिक दांत आती है। और सबसे पहले ना नीचे का 2 दांत आता है। पुनः पहले केंद्रीय कृंतक कहते हैं। पहले कौन दांत आता है, नीचे का 2 दांत पहले निकलेगा बच्चा को, ठीक है ना, उसको कहते हैं हम लोग केंद्रीय कृंतक। इसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, यानी 7 से 8 माह का होता है, तो ठीक उसके सामने ऊपर में 2 दांत निकलेगा। नीचे पहले 2 निकलेगा, फिर 2 दांत ऊपर निकलेगा, आमने सामने एकदम फ्रंट में निकलेगा, ठीक है। और तब उसी की सहायता से वो कुछ काटता है। देखिएगा कभी कभी माँ का दूध पीता है, और तनिक सा इधर उधर की तो उसको फट से ना वो दांत गिरा देता है, नहीं तो उसकी मम्मी तो समझ ही रहे ना, 2 4 थप्पड़। आप लोग भी किए होंगे ऐसा, सब करता है, नहीं तो थप्पड़ तो खैबे करता होगा कि बहुत बिसा है। लड़का सब तो और खचरा होता है, लड़का सबका तो एकदम दूध नहीं मिला कि बस वो झटक से वो प्रॉब्लम शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है ये क्या है, 7 से 8 माह के बच्चों में ये 2 दांत ऊपर और 2 दांत नीचे। अब चलिए, जब उसका उम्र 10 से 12 माह का हो जाता है, जब वह कितने माह का होता है, 10 से 12 माह का, तो आसपास के दांतें आना शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं कृंतक। कृंतक की जितनी दांतें हैं ना, यानी वो सब आ जाती है। 8, 4 नीचे और 4 ऊपर जो है कृंतक, वो आ जाता है कितने महीने तक, तो 10 से 12 माह तक। जो स्वस्थ बच्चे हैं उसमें अलग होता है, 1 2 महीने का अंतराल हो जाता है। जो उससे कम अस्वस्थ है तो वो, तो ऐसे बच्चे में होता रहता है एक प्रॉपर ढंग से। जो रदनक दांत है, 4 ऊपर और 4 नीचे का जो रदनक है, वो 16 से 18 महीने में आते हैं। रदनक दांत कितने में आते हैं, तो 16 से 18 महीने में आते हैं। फिर आगे चलेंगे, 4 अग्रचर्वणक जो है 18 से 20 माह में आते हैं। फिर 3 वर्ष तक अस्थाई दांतें आ जाती है। जितनी दूध के दांत है ना, 20 दांत, वो 3 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसका प्रॉपर आगे का जितना फ्रंटल वाला दांत है सब आ जाता है। अभी उसको चौवा अभी तक नहीं आया है, लेकिन 3 साल तक जो आगे की जितनी दांतें हैं, 20 दांत, जो अस्थाई दांत है, वो सब आ जाता है।
और 6 वर्ष होते होते लगभग उनके जितने दांत हैं सब आ जाते हैं, जिसको अकल चौ कहते हैं, ये सब आ जाता है। किसी किसी में थोड़ी सी लेट भी आती है अकल चौ। लास्ट वाला जो वो दांत होता है वो तब बड़ी बड़ी बाद में आता है, क्या है कि नहीं। किसी की लड़की की शादी हो गई और तब वो ससुराल जाते हैं तो उसको अकल चौ निकलता है वहां पर, है कि नहीं, निकलता है। तो हमारे यहाँ कोई दवा लेने के लिए आता है तो हम समझ जाते हैं उसको अकल चौ निकल रहा है, अब अक्ल हुआ है उसको। ऐसी बात नहीं, अकल तो पहले से थी, अकल चौ नहीं, वो तो ऐसे लेट से आता है, ठीक है ना। किसी किसी में होता है, हम लोगों में भी बहुत लेट में आया था एगो लास्ट वाली दांत जो है, एगो इधर निकला है, एगो इधर निकला है नीचे में लास्ट में, ठीक है ना, उसको अकल चौ कहते हैं, वो सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। यानी कुल, लेकिन ऐसे सामान्य तक कितने उम्र में सारा दांत आ जाता है, याद रखेंगे 6 वर्ष उम्र तक सारा दांत निकल जाता है। यहां तक किसी को दिक्कत? एक नजर और देख लेते हैं आपने क्या अभी तक देखा, चलते हैं। तो अभी आप देख रहे थे, सुनना, अभी आप देख रहे थे कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो दांत निकलने का जो प्रोसेस है वो किस तरह से है। तो आपने क्या देखा कि जब बच्चा 4 महीना का रहेगा तो स्वस्थ रहेगा, तो आ जाएगा दांत। अगर कमजोर है तो 5 से 6 महीना में नीचे के 2 दांत निकलते हैं, उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, केंद्रीय कृंतक कहते हैं। फिर 1 महीना बाद ठीक उसके सामने में ऊपर में 2 दांत निकलते हैं, नीचे पहले 2 गो चूहा वाला, 2 दांत ऊपर चूहा वाला निकलेगा, और वो बहुत शार्प होता है, बहुत तेज दांत होता है उसका वो, ठीक है। इसके बाद 10 से 12 माह में उसको कृंतक जितने होते हैं वो सारे आ जाते हैं, कृंतक दांत। फिर आगे जब वो आ जाता है तो रदनक 16 से 18 महीना में आ जाते हैं। इसी तरह से 18 से 20 महीना तक चवर्णक, अगर चवर्णक सब आ जाता है। तो अब कुल मिलाकर के उसको 3 वर्ष तक में सारे अस्थाई दांत आ जाते हैं, और अस्थाई दांत यानी पूरा जितना भी दांत है वो कुल कितने वर्षों में क्लियर हो जाता है, 6 वर्ष। चलिए, अभी तक आपने एक बात सीखा समझा, अब दूसरी बात हम लोग चलेंगे, यहां से पढ़ेंगे ये वृद्धि मानचित्र क्या है भाई। अब आपके दिमाग में एक शब्द आता होगा कि वृद्धि मानचित्र क्या है। तो आप चले जाइए अब क्लास 8 में, ठीक है। और क्लास 8 से वहां पर एक आपको इस तरह का ग्राफ पढ़े होंगे, विज्ञान में दिया हुआ था, हमको याद आ रहा है, हम लोग पढ़े थे उस समय में, और ऐसे पढ़ा रहे हैं तभी याद है, ऐसे, है ना। अब चलिए, यहां रहेगा लड़का, लड़का, यहाँ रहेगा लड़की का उम्र, अब वृद्धि रहेगा वर्ष के हिसाब से। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर रहेगा 1 वर्ष, तो 1 वर्ष में लड़का की वृद्धि हो जाती है मान लीजिए 7%, तो लड़की बढ़ जाती है कितनी, 8%। इसी तरह से 2 वर्ष में लड़का मान लीजिए 10% बढ़ेगा तो लड़की बढ़ जाती है 12%। इसी तरह से 3 वर्ष में लड़की बढ़ेगी, मान लीजिए लड़का बढ़ेगा अगर 15%, तो लड़की बढ़ जाती है 18%, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए अगर 18 वर्ष की बात करें तो लड़का अपने उम्र का 90% बढ़ जाती है, तो लड़की 100% या 99% बढ़ जाती है, ठीक है। ऐसे इसका मतलब है कि लड़कियां तेजी से बढ़ रही होती है, लेकिन लड़का धीरे धीरे बढ़ता है। लड़का के आगे उम्र तक बढ़ाव होते रहता है, लड़की यहाँ पर आके स्टॉप हो जाती है। तो अब इसको अगर आप मानचित्र पर दर्शाएंगे तो इससे आपको एक शब्द समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा कि इस उम्र तक लड़का का वृद्धि होना चाहिए कितनी, 10%। तो अब उसकी लंबाई क्या है, उस हिसाब से उसकी वृद्धि का पता लगा सकते हैं कि वो बढ़ रहा है सही ढंग से कि नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर कोई लड़का है, 10 साल का लड़का है, और उसकी लंबाई उम्र के हिसाब से 10 साल के लड़का का वो लंबाई होना चाहिए कम से कम तो 48 इंच, कितना होना चाहिए लंबाई के हिसाब से सामान्यतः। लेकिन अगर मान लीजिए उसकी लंबाई जो है 10 साल में अगर अभी 40 इंच ही हो रहा है, इसका मतलब है कि उसकी लंबाई सही ढंग से नहीं बढ़ रही है। ये कौन बताता है, हमारा वृद्धि चित्र बतलाता है, ठीक है। मान लीजिए हमें हमारी वजन होनी चाहिए उस समय कम से कम मान लीजिए 20 kg। तो अगर हम उस समय 20 kg नहीं है तो ये हमारी माप किस में आ जाती है, तो औस माप में आती आती है, नहीं सॉरी इसी में आएगी, किस में आएगी, वृद्धि मानचित्र में आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक कि वृद्धि मानचित्र एक ऐसी आकलन है जिसकी सहायता से यह बतलाया जाता है कि
कोई बच्चा अपने उम्र के हिसाब से सही रूप से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसके शरीर का जो लंबाइयां है या मोटाइयां है, वजन है, वो उस ढंग से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, या तो कम बढ़ रहा है या ज्यादा बढ़ रहा है, इसकी पता लगाना किसका काम है? वृद्धि मानचित्र। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई वृद्धि मानचित्र क्या है, तब बता सकते हैं कि किसी बच्चे की लंबाइयां या मोटाइयां ढंग से बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, जितना उम्र के हिसाब से बढ़ना चाहिए उतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वृद्धि मानचित्र। अगर कम हो रहा है तो उसको बाहर बाहर से हम लोग उसको पौष्टिक आहार देंगे तो कुछ ढंग से हो जाएगा काम, क्या है कि नहीं? चलिए, बहुत अच्छा। चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं हम लोग क्या कहता है। अब है औस पैमाना क्या है? औस, औस पैमाना क्या, सुनिएगा थोड़ा सा। यह एक पैमाना जिसमें कोई बच्चा कितना मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक जानकारी रखता है, उसे औस पैमाना कहते हैं। नहीं, जैसे हम एक जगह गए थे, एक बच्चा बैठा हुआ था, तकरीबन 18 वर्ष का बच्चा होगा या 16 वर्ष का बच्चा होगा, लेकिन ना मानसिक रूप से ना बिल्कुल बच्चा जैसा वो व्यवहार कर रहा था। कभी अपनी माँ की गोद में जाके बैठ जाता था, या कभी दूसरे को, मतलब तरह तरह की जो बच्चा वाला हरकतें होती है ना, उस तरह से कर रहा था। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि बच्चा में अभी भी मानसिकता जो है ना, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है, ठीक है ना? तो मानसिकता विकसित होना ये औस पैमाना के अंतर्गत आता है। जैसे एक एक और की बात बताएं। एक जगह एक बार हमारे दुकान पर एक ग्राहक आया, और ग्राहक को हमने बोला कि भाई 32 रुपए केजी है, तो बोला कि नहीं, जबकि वो बड़ा था, हमारे लंबाई से एक आध बित्ता बड़ा था, थोड़ा सा लंबा लड़का था, उम्र भी अच्छी थी उसकी, लेकिन वो कहा कि नहीं, 30 रुपए केजी देता है, आप 30 रुपए केजी दीजिएगा तो हम लेंगे नहीं, सॉरी गलती हो गया, हमने उसको 30 रुपए कहा, तो वो कहा 32 रुपए केजी देता है, कहिएगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। हमने सोचा कि ओह, इसको लगता है बुझने कब आता है। इसका मतलब क्या समझे? उसमें मानसिकता का क्या है? कमी है। ये मानसिकता की उसकी क्या है? कमी है। तो ये कहलाता है औस पैमाना, ये जांच, यानी उम्र के हिसाब से, उम्र के हिसाब से बच्चा में मानसिकता बढ़ना औस पैमाना, लंबाई मोटाई बढ़ना वृद्धि मानचित्र। कोई दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छा। तो यहां तक आप क्लियर कर लिए होंगे, यहां तक आप क्लियर कर लिए वृद्धि मानचित्र क्या है और औस पैमाना क्या है। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग आयु समूह का बंटवारा। आयु समूह का मतलब है कोई बच्चा अपने आयु के हिसाब से व्यवहार कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए बंटवारा किया जाता है, इसे आयु समूह का बंटवारा कहते हैं। माने उम्र के हिसाब से जैसा हमें व्यवहार करना चाहिए उसके हिसाब से काम करना चाहिए। मान लीजिए अगर हम आज 20 साल के हैं, अगर हम किसी छोटे बच्चे जो 3 साल 2 साल का बच्चा है उसके साथ हम खेलते नजर आवे, तो क्या उस उम्र के हिसाब से हम सही कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हमारी उम्र अगर मान लीजिए 50 साल हो जाए, नहीं, हम बच्चा वाला हरकत करें, कमाए नहीं, बच्चे की तरह गोली गोली खेलते घूमे, तो क्या अच्छा रहेगा हमारा? क्या नहीं, वो हमारी बच्चे वाली हरकत हो जाएगी। तो इसीलिए उसको कहते हैं हम लोग कि आयु के हिसाब से, माने उम्र हमारा जो है उसके हिसाब से हम जो काम करते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग। और इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग में बांटा गया है? तो सुनना पहला। तो एक है पहला पारिवारिक चित्र। क्या हमारा है? पारिवारिक चित्र। कोई बच्चा अपने परिवार के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करता है, उसे पारिवारिक चित्र कहते हैं। और इससे उसके गुण का भी पता चलता है। अगर परिवार के साथ अगर मान लीजिए व्यवहार जैसा है, उसके हिसाब से अगर वो काम कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? पारिवारिक चित्र कहते हैं। इससे बच्चे के गुणों का पता चलता है। मान लीजिए अपने परिवार में अगर वो मारपीट, गाली गलौज इत्यादि जो भी करता है, तो इससे पता चलता है कि उसका स्वभाव अच्छा नहीं है। अगर अपने परिवार के लोगों के साथ अगर मिलजुल करके रह रहा है, इसका मतलब उसका पारिवारिक स्थिति, इसका मानसिक स्थिति सब अच्छा चल रहा है। दूसरा है निरीक्षण लेख। जब बच्चा व्यवहार का संपूर्ण दिनचर्या पर एक लेख तैयार करते हैं, उसको कहते हैं निरीक्षण लेख। यानी कि कोई जरूरी नहीं परिवार के साथ, अब हम दूसरा तरीका अपनाते हैं, एक निरीक्षण तैयार करते हैं कि वो सुबह उठता है लेकर के रात सोते तक किन किन लोगों के साथ मिलता है, क्या क्या वो करता है। इस सब पर हम एक डाटा तैयार करते हैं। डाटा के बाद अगर पता चलता है कि लड़का का व्यवहार सही नहीं है, तो हम समझ जाते हैं कि वह माने मानसिक रूप से भी क्या है? अस्वस्थ है। तो ऐसी स्थिति में इसको कहते हैं हम लोग निरीक्षण। यानी एक दिन की दिनचर्या को तैयार करिए और उसके हिसाब से उसके गुणों का पता चल जाता है कि वो कैसा है। ठीक है।
अब आगे है विकास रूपरेखा के लिए आदर्श। यह एक प्रकार का पैमाना है जो यह बतलाता है कि किस उम्र में कितना वृद्धि होना चाहिए और कितना वजन बढ़ना चाहिए, तो इसको कहते हैं विकास रूपरेखा। यानी कि आपने क्लास 8 में जो पढ़ा था वही चीज को फिर से यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। कि हमारा जो उम्र है, उम्र के हिसाब से हमारी लंबाइयां बढ़नी चाहिए। उम्र अगर मान लीजिए हमारा 15 साल हो गया और लंबाई उचितन हमारा किताब कह रहा है कि हमें होना चाहिए कम से कम 48 फीट, यानी कि 4 फीट, सॉरी 48 फीट नहीं, 48 इंच 4 फुट होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए हम 15 साल की उम्र में अगर हम 10 इंच का ही है, 15 इंच का ही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा हमारी मानसिक रूप से। जैसे अभी एक मतलब मोबाइल पर देखे होंगे, एक लड़का है लगभग 22 वर्ष का है और उसकी वजन मात्र 7 या 8 केजी का है और लंबाई में जो है वह कितना, शायद 26 या 27 इंच का है, कितना का है पता दिख रही, बहुत छोटा सा लड़का है। तो बताइए वो क्या सही से वृद्धि कर रहा है? क्या वह सही से वृद्धि नहीं कर रहा है? नहीं। जैसे एक लड़का हमारे गांव में भी है, अभी मैट्रिक का एग्जाम पिछले साल दिया है, अभी वो 11th में है या 12th में होगा। तो उसकी लंबाई जो है ना तकरीबन वही 12 दूनी 24, यानी 25-30 इंची का होगा। एकदम छोटा सा लड़का है, एकदम बहुत छोटा सा लगता है। मैट्रिक में गया था। अभी बताइए तो वो क्या है, वह जितनी मतलब कह रहा है यहाँ पर विकास कि जितना हमको उम्र के हिसाब से लंबाई होना चाहिए उसको मापना है, या उम्र के हिसाब से वजन भी होना चाहिए वो भी मापना है। और ये मापने की क्रिया क्या कहलाती है? विकास रूपरेखा कहलाती है। जब ये तीन चीज आप मापेंगे तब आप पता लगेगा आपको कि उसकी उम्र के हिसाब से बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। चलिए, तो अब थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा? तो अभी तक आपने पढ़ा, पहला पढ़ा कि दांत कैसे निकलते हैं कब उम्र में, फिर पढ़ा आपने वृद्धि मानचित्र, तब पढ़ा आपने औस पैमाना, और अभी पढ़ रहे थे अब आयु समूह का बंटवारा। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है। देखिए एक चीज आपसे सामने पूछा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन कहती है कि कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है, ठीक है, तो उसके मतलब उम्र के हिसाब से उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़नी चाहिए। अगर वो नहीं बढ़ रहा है तो समझिए प्रॉपर ढंग से उसको कुछ कुछ ना कमी हो रही है। तो इस सारी बातों को जानकारी रखना और इसके बारे में एक रूपरेखा तैयार करना सबसे पहले किसने शुरू किया? तब विश्व स्वास्थ्य संगठन। और वह आंकड़ा प्रस्तुत किया था कब? तो 27 अप्रैल 2006 को। याद रखेंगे 27 अप्रैल 2006 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या किया, एक ग्राफ चार्ट दिया हम लोगों को और हमें बताया कि अगर आप इस उम्र में है तो कम से कम आपकी औसतन लंबाई इतना फीट होनी चाहिए या इतना इंच होनी चाहिए, वजन इतना होना चाहिए लंबाई के हिसाब से। तब आप बिल्कुल मतलब क्या है, मतलब संतुलित है, अच्छे हैं, रोग में नहीं है। अगर आपकी लंबाई बढ़ गई वजन नहीं है तो भी बीमार है, अगर वजन ज्यादा हो गया लंबाई कम है तो भी गड़बड़ी है। यानी लंबाई के हिसाब से मोटाई, मोटाई के हिसाब से लंबाई होनी चाहिए। अपनी बात बताए, हम एक बार डॉक्टर के यहाँ गए थे एक समस्तीपुर में। जब डॉक्टर के यहाँ गए थे वहां बहुत सारे लोग पेशेंट बैठे हुए थे, हम भी उसमें बैठे हुए थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। शाम का तकरीबन वही 7-8 बज रहा था, अंधेरा हो चुका था। लास्ट पॉइंट था वहां पर बैठने का हम लोगों का, मतलब दिखाकर कब निकलने वाले थे हम लोग रिपोर्ट। तो क्या हुआ कि देखा हमने कि एक व्यक्ति हमारे उम्र से ही थोड़ा सा बराबर का होगा, समकक्ष का। तो वो आदमी ना तराजू पर जब चढ़ा, वहां पर तराजू होता है गोल वाला, चढ़ा तो उस पर ना मात्र वो हुआ मात्र 42 केजी, जबकि उसकी लंबाई हमसे एक मुट्ठी तो कम से कम बड़ी जरूर होगी। ठंडा का दिन था, स्वेटर विटर पहने हुआ था, अंदाजा नहीं लगा, हमको लगा कि ठीक है ना। लेकिन तराजू पर जब चढ़ा तो उसको लगा कि भाई 42 केजी भाई। हम वहीं पर थे, हम देखे तो उसको आश्चर्य लगा कि कहीं कांटा तो खराब नहीं है भाई, कुछ गड़बड़ी तो इसमें कांटा में नहीं है। फिर जब हम उस पर चढ़ गए तो हमने देखा वो लड़का पर नहीं चढ़ गए, हम चढ़ गए तराजू पर। तो उस पर चढ़े तो हमारा वजन हो गया कितना, 68 केजी भाई। तो हमने बड़ा इस पर समझ में नहीं आया कि हम उससे एक मुट्ठी छोटे हैं, फिर भी हमारा वजन 68 केजी है, उसका वजन 42 केजी भाई। कंफ्यूजन में आ गए भाई कि ये कैसे हो गया, तराजू सही है या हम गलती हैं। समझ में हमारी आंखें झुलमिला रही थी।
तो थोड़ा सा हमने इस पर गौर किया, कुछ लोगों से हमने बाद में बातचीत किया कि हमने ऐसे ऐसे घटना देखा, ऐसा किया। तो बोला कि वो हार मांस का शरीर होगा जरूर, लेकिन उसमें हड्डी में न कोनो जाने नहीं, और फोकला फोकला हड्डी होगा। सर आपका हड्डी ना बड़ी मजबूत मजबूत होगा, इसीलिए आप नहीं। कहने का मतलब है कि लंबाई के हिसाब से उसकी वजन नहीं थी। और ये बात हमको कौन कह रहा था? कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये कहानी समझाने का मतलब यही था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है कि हमारी जितनी लंबाई हो उतनी क्या होनी चाहिए, वजन होनी चाहिए, तब जाकर के हम लोग प्रोपर ढंग से बराबर बराबर में रहेंगे। अब मोटाइए ज्यादा हो जाए, लंबाई नहीं होगा, तो वो गड़बड़ी है भाई, है कि नहीं है? वो गाना नहीं आया है अभी, कौन गाना आया है भाई, आप लोग सुनते होंगे कि सासू माँ कौनची खियल को पतला दुबला वाला कहानी। चलिए तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे बालक का क्रियात्मक प्रणाली। क्या पढ़ रहे थे हम लोग भी? बालक की क्रियात्मक प्रणाली। जब बालक 9 से 10 माह का होता है तो किसी वस्तु, यहां सॉरी, किसी वस्तु को पकड़कर चल सकता है, गेंद को आगे की ओर फेंक सकता है। ये बच्चों में क्रियात्मक है। यानी कि जब बच्चा 9 महीना या 10 महीना का हो जाता है, तब देखिएगा वो किसी वस्तु के सहारे खड़ा हो गया और दीवार को धर धर करके आगे बढ़ रहा है, या पलंगी है तब पलंगी को, चौकी को पकड़ पकड़ के आगे बढ़ रहा है ना। और उसको कोई चीज वस्तु मिल जाएगा ना तो आगे की ओर फेंकेगा, थ्रो करेगा, ठीक है ना। ये कब देखने को मिलती है? तो 9 से 10 महीना में। इसको कहते हैं हम लोग क्रियात्मक प्रणाली। लेकिन जब बच्चा 18 माह का हो जाता है तो गेंद को अब ऊपर की ओर फेंकता है। किसकी दिशा में फेंकता है? ऊपर की ओर फेंक सकता है। और कुछ लिखने के लिए कॉपी जब लेता है तो उस पर ना कुछ चित्रकारी यार कर सकता है। चित्रकारी का मतलब है कि घोष पूछ सकता है, माने फोटो फोटो ऐसे रगड़ेगा, आएगा उसको लिखने नहीं, लेकिन वो कॉपी लेकर के, अब जिसका छोटा भाई है अपनी बहन के पास बैठेगा लिखते समय, और वो बहन का कॉपी कलम छीन लेगा और उसके पन्ना में पूरा घोष देगा। सर जी को दिखाने आएगा, सर जी बउआ घोष दिल के रहा, तब तो बउआ लोग उनके लोहरा कसिला से घोष दिल के। देखते हैं ऐसा होता है। हाँ चलिए, अब कोई बच्चा 24 माह का होता है तो सीढ़ी पर चढ़ना, दौड़ना, धरातल पर लकीर खींचना, ये सब क्रियाएं ना 24 माह में करना शुरू कर देता है। यानी कहने का अर्थ है कि हमने क्या देखा कि 10 माह का रहेगा तो वो केवल जो है वह चलना शुरू करता है। जब थोड़ा सा बड़ा होता है, कितना का, 18 माह का, तो वह सीढ़ी उढ़ी पर चढ़ना शुरू करता है। फिर 24 माह का होता है तो दौड़ना, धरातल पर लकीर खींचना इत्यादि। ये थी क्रियात्मक प्रणाली, याद रखिए क्या था ये? क्रियात्मक। अब चलते हैं उसकी संवेदनात्मक प्रणाली क्या है, सुनिएगा। जब बच्चा 9 से 10 माह का होता है तो बिछावन पर चढ़ सकता है और उतर सकता है, भोजन में स्वाद ले सकता है, यानी कि भोजन का स्वाद उसको मिलना शुरू हो जाता है। और ऐसी स्थिति में वह ऐसे भोजन को ज्यादा पसंद करेगा जो उसको ज्यादा स्वादिष्ट होगा। उसको दूध दीजिएगा पीने के लिए तो जल्दी नहीं पिएगा, कि उसको स्वाद शुद्ध में दूध में ना वह उस तरह का स्वाद खोजता है जिसको चाहिए। तब उसमें उसकी माँ क्या करती है, तनिक सा कुछ मीठा मीठा डाल देती है, या चाय ना, चाय थोड़ा सा दे देगी, उसमें तनिक सा ज्यादा दूध डाल देगी और कहे बउआ पी ले चाय, हाँ वो पी लेगा फटाक से ना। और दूध कहिएगा तो वो नहीं पिएगा। हाँ, ऐसे करके हॉर्लिक्स थोड़ा सा झाड़ देता है। अरे भाई हम तो क्या बताएं, कहानी आपको सुनाते हैं। एक बार हम देखे, हमारे यहाँ मतलब एक दुकान से एक बच्चा ना एगो हॉर्लिक्स लिया, 5 रुपया वाला पाउच। 8-10 बच्चा था, बच्चों की थोड़ी सी देखिए जिंदगी। 8-10 बच्चा था, उसका थोड़ा सा कोना फाड़ा और सबको झाड़ देता था ऐसे। सबको एक बार एक राउंड घुमा के, वही 5 रुपया के हॉर्लिक्स में एक राउंड घुमा के गया ऐसे करके। 7-8 10 गो था बच्चा छोटा छोटा, सबको तनी तनी झाड़ देता था और बच्चा चाट लेता था। बच्चा सब आंगनबाड़ी से जब छूटा था तब एक बार हो गया। और फिर कहता था रे तन 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 लाई ना रे, तनी अच्छा लगे रे, मीठ लगे रे। हाँ फिर धिया पता उसको झाड़ देता था, जिसका था तनी ना के झाड़ देता था हाथ पर। तो एक राउंड सब ऐसे करके पीते गया, फिर उधर से चाटते। मैंने कहने का अर्थ है कि वो 5 रुपया के हॉर्लिक्स में 2-3 राउंड झाड़ झाड़ के तनका तनका एक दो बूंद होता होगा, झाड़ चाट लेता था। कितना बच्चा का देखिए। तो ये सब बच्चे में होती है, छोटे छोटे बच्चों में। ये सब क्या था उसकी? ये थी संवेदनात्मक प्रणाली। 24 से 30 माह का जब होता है तो बच्चा जो होता है ना वो ब्रश करना शुरू करता है, तेज ध्वनि में बोलना शुरू करता है, भड़कीला प्रकाश में भी आराम कर सकता है, माने खेल धूप सकता है। ऐसा बच्चों में होता है। आगे चलेंगे, अब हम पढ़ेंगे उसकी ज्ञानात्मक प्रणाली। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ज्ञानात्मक प्रणाली। अभी पढ़ रहे थे क्रियात्मक, तब था संवेदनात्मक, अब है ज्ञानात्मक।
जब कोई बच्चा 9 से 10 माह के बीच आयु का होता है तो अपने सिर पर किसी वस्तु को मात्र 5 मिनट तक ध्यान केंद्रित कर सकता है। देखिए, जब बच्चा 9 से 10 महीना का रहेगा तो एक तरफ वो 5 मिनट तक देखता है। 5 मिनट के बाद वो स्वतः अपने सिर को फेर लेगा। उसको ना ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, खूब सुंदर आकर्षक चीज है, उससे मतलब नहीं है, उसको 5 मिनट तक देख सकता है। ठीक है ना, मैंने उसकी दिमाग ना चंचल रहता है, वो घूमते रहता है, वो देखते 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 उधर घूम जाएगा, उधर घूम जाएगा, उधर घूम जाएगा। आप पढ़ा रहे हैं ट से टमाटर, ख से, बस वो बच्चा गौर से देखेगा, आपकी बात को सुनेगा, और तनिक देर में वो फिर अपना ध्यान बदल लेगा, उधर उधर देखने लगेगा, उधर देखते देखते फिर उधर देखने लगेगा। ऐसे मैंने ये क्या है, ये बच्चों में 9 से 10 माह का बच्चा है, वो ज्यादा देर तक ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता है, फिर ध्यान बदल लेता है, बाय बाय कर सकता है, सिर हिला कर या नहीं तो स्वीकृति दे सकता है। मैंने सिर हिला करके हाँ और नहीं की स्वीकृति दे सकता है कौन? 9 से रख बच्चा। जब बच्चा 18 महीने का हो जाता है तो पारिवारिक सदस्य को पहचान लेता है। पारिवारिक सदस्य का पहचानना का मतलब है कि आप एगो उसको फोटो दे दीजिए, आप पूछिए कि बच्चा से पूछिएगा कि बुआ क्या है, बताता चुनता बताता, तो बताएगा वो पप्पा मम्मी, ऐसे करके जो परिवार का सदस्य है ना उसकी फोटो को देख करके वो पहचान सकता है। कब? जब बच्चा 18 महीना का हो जाता है तब। चलेंगे, अब है 24 माह का जब बच्चा होता है तो अपनी ध्यान को कितना देर तक केंद्रित कर सकता है? तो कुल 30 मिनट तक केंद्रित कर सकता है। कितना मिनट तक? 30 मिनट तक। चलिए, अब चलते हैं थोड़ा सा उसकी भाषागत प्रणाली को देख लेते हैं। चलते हैं, इसमें बालक खुद बोलता है और अपने आप में बात करता है। किसी किसी के रोकने या बोलने पर भी ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करता है या नहीं देता है, तो इसको कहते हैं हम लोग भाषागत प्रणाली। यानी कि जब बच्चा 9-10 महीना का रहेगा तो वो अपने कुछ कुछ बोलेगा, अब बोलेगा लेकिन वो अपने बात को अपने समझेगा, वो बोलेगा सो वो आपकी बात को ना सुनेगा ना आपकी बात को ध्यान देगा। आप बोलबो कीजिएगा तो वो आप पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन 24 से 30 माह की आयु में जब बच्चा हो जाता है तो भाषा को समझने लगता है और कुछ बोलता भी है, और साथ में बाय बाय, दूध लाओ, कुछ कुछ मैंने जो आपसे वो नहीं, मतलब दूध, फिर जाओ, ऐसे शब्द को वो बोलता है। जैसे आप पूछिएगा कि जाओ जाइए बुआ, तो हाँ कहेगा जाओ, ऐसे करके मैंने अब वो बोलना शुरू कर देता है। नहीं, जैसे हम लोग पहले बच्चा में शुरू करते हैं, बच्चा बोलता है पप्पा पप्पा मम्मी, ऐसे करके बोलता है ना, तो ऐसे दादा, तो ऐसे करके वो बच्चा ना अब बोलना शुरू कर रहा है, ये भाषागत। तो अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे? अभी तक बच्चों में पढ़ रहे थे कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो बच्चा में क्रियात्मक प्रणाली आपने पढ़ा, फिर आपने पढ़ा उसकी संवेदनात्मक प्रणाली, फिर आपने पढ़ा उसमें ज्ञानात्मक, और अभी पढ़ रहे थे भाषागत प्रणाली। ठीक है, अब चलेंगे, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन है, यानी शरीर के विकास को कौन कौन प्रभावित करता है। तो लिखेंगे शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक में पहला हमारा है भौतिक कारक। किसी बालक को उचित वृद्धि विकास के लिए उचित मात्रा में शुद्ध हवा, जल, सूर्य की रोशनी मिलनी चाहिए, तब बच्चा हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होता है। मान लीजिए कोई बच्चा को अगर अच्छे से हवा नहीं मिल रहा है, पानी भी नहीं मिल रहा है, दूध नहीं मिल रहा है, भोजन उसको नहीं मिल रहा है, तो उस बच्चा का शारीरिक विकास अच्छा से नहीं होगा। यानी बच्चों में अगर अच्छा से वृद्धि विकास देखना है तो उसको इस सब की जरूरत होती है। इसको कहते हैं हम लोग भौतिक आवश्यकता या भौतिक वातावरण। अगला है वंशानुगत। कभी कभी बच्चा ना वंशानुगत होते हैं, यानी अपनी माता पिता के अनुसार होते हैं, अक्सर ऐसे ही देखने को मिलता है। नहीं, आप लोग अपनी देहात हिसाब में देखे होंगे कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा अगर किसी दूसरे के जैसे हो जाता है, पड़ोस के जैसा, तो वो कहता है कि उसी का बच्चा है, लोग मजाक में उड़ा देता है उसको, कहता है कि, और खास करके अगर वो अपने चाचा हिसाब के अगर हो जाए, छोटा चाचा के हिसाब से, तो लोग मजाक में कह देता है कि कोकरे बच्चा है। नहीं, ऐसा होता भी है। जैसे हमारे पड़ोस में एक हमारे चचेरा भाई में एक लड़का है, उसके माता पिता का रंग का काला है, दोनों माता का भी रंग काला और पिता का भी रंग काला, लेकिन वो लड़का है खूब गोरा गोरा है, हाथ का भी लेफ्टी है। और वो हमारे चचेरा भाई है छोटा, उसका वो है गोरा है और वो भी लेफ्टी है। अब सब उसी को मजाक उड़ा देता है, बच्चा में उसी को कहता था कि उसी का बेटा है। अब देखिए ये क्या है, ये वंशानुगत है, यानी कि अपने माता पिता के हिसाब से होता है। अरे ऐसा नहीं है कि वो उसी का है, लेकिन वो थोड़ा सा वंशज में अपने माता पिता के हिसाब से। लेकिन अक्सर देखने को मिलेगा कि अक्सर बच्चा जो है ना अपने माता पिता के कद, मोटाई, रंग इत्यादि पर निर्भर करते हैं, यानी अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि उस हिसाब से होता है। चलिए आगे है,
अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है उनकी बात कर रहे हैं। किसी बालक में कोई अंतःस्रावी ग्रंथि कितना काम कर रहा है उसके हिसाब से भी शरीर प्रभावित होती है। मान लीजिए हमारे शरीर में जो ये थायराइड ग्रंथि है वो अगर अच्छा से काम करेगी, हड्डी मजबूत होगी। मान लीजिए पिट्यूटरी ग्रंथि सही से काम करेगी, शरीर की वृद्धि विकास अच्छी से होगी। कम करेगी तो बौना हो गया, ज्यादा हो गया तो जाइगेटिज्म हो गया। नहीं तो इस तरह से हमारी जो ग्रंथियां है ना, वो अंतःस्रावी ग्रंथियां किस तरह से काम कर रही है उससे भी हमारी शरीर की लंबाइयां मोटाइयां प्रभावित होती है। इसके अलावा हमारी आहार है। आहार यानी भोजन तो हमारे चाहिए ही चाहिए। अगर भोजन नहीं मिलेगा तो शरीर की सही रूप से वृद्धि विकास संभव नहीं है। तो हम अभी पढ़ रहे थे हमारे बच्चों में किस तरह के आहार विहार होना चाहिए। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा। कोई बच्चा जो है खड़ा होकर चलने के लिए उसको कितना समय चाहिए, तो 24 से 30 माह की मतलब समय में वो खड़ा होकर के सामान्य रूप से चलना और दौड़ना शुरू कर देता है ढंग से। ठीक है, चलिए अब क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अभी पीछे आपने पढ़ा कि बच्चा जो क्रियात्मक है, जैसे कोई चीज को धरकर चल रहा है, गेंद को फेंक रहा है नहीं, या किसी तरह के दूध के गिलास को उठा करके पी रहा है, तो ये सब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, तो याद रखिएगा बच्चों के क्रियात्मक विकास यानी शारीरिक विकास। बालक के शरीर की लंबाई बढ़ता है और चौड़ाई बढ़ता है। उसमें बच्चा की लंबाई अगर जल्दी बढ़ेगा तो वो जल्दी जल्दी क्रियात्मक प्रणाली में आएगा। अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसकी क्रियात्मक प्रणाली भी क्या होगी, धीरे धीरे होगी। दूसरा है पोषण। जैसा बच्चा को अगर भोजन दीजिएगा वैसा ही वो क्या होगा, जल्दी जल्दी काम करेगा, उसका शरीर वैसे ही एक्टिव होगा। तीसरा है अभी प्रेरणा, यानी कहने का अर्थ है कि किसी चीज को सीखने की क्षमता। उस बच्चा को अगर आप जल्दी जल्दी सिखाइएगा तो बच्चा जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा। अगर जल्दी जल्दी नहीं सिखाइएगा तो बच्चा जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ेगा। ये भी उसमें बात होती है। आगे है प्रशिक्षण। बच्चों में उचित प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि उसमें शारीरिक और मानसिक विकास हो। बच्चा को अगर उचित रूप से शिक्षा दीजिएगा तो उसकी शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होती है। और विकास के मील पत्थर थोड़ा सा, यह भी बच्चों में किस तरह का विकास हो रहा है इसकी जानकारी देता है। चलिए अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे कि बच्चों में क्रियात्मक प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला आपने पढ़ा प्रशिक्षण, फिर पढ़ा आपने पोषण, फिर शारीरिक विकास, अभी प्रेरणा इत्यादि। अब आगे पढ़ेंगे 0 से 3 वर्ष में होने वाले विकास, यानी बच्चा जब 0 से 3 वर्ष का होता है तो उसमें क्या क्या विकास होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग अभी देखते हैं। सुनिएगा, इसमें बच्चा रेंगना सीख जाता है। यानी बच्चा जो है ना, जब शुरू में मैंने प्रारंभ के टाइम में वो देखिए ना, इसको कहते हैं हम लोग माओ बनकर चलना देहात के हिसाब में। अपने दोनों पैर दोनों हाथ को अपनी जमीन पर टिका लेगा और जैसे जानवर चलता है ना वैसे वो चलता है। इसको कहते हैं हम लोग रेंगना। बच्चा शुरुआत में ऐसे करता है, फिर बच्चे ठोस खाना और हल्के मुलायम हो खाने लगता है। मैंने जो दूध है ना, दूध को छोड़ करके अब हल्के हल्के मुलायम चीज खाना शुरू करता है। जैसे उसकी माँ हलवा खिलाएगी, उसकी माँ दलिया खिलाएगी, उसकी माँ अन्य प्रकार के जो सेरेलैक है बाजार में आते हैं उसको लेप बना करके नहीं ले जैसा अच्छा तो ये फिर वह सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर देता है और मस्तिष्क का विकास जो है उसका 75% 3 वर्ष की उम्र में ही हो जाता है। उसके ब्रेन का विकास जो है कितना हो जाता है, 75%। अब चलते हैं आगे, है वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारक। थोड़ा सा यहां देख लेते हैं, फिर कल हम लोग देखेंगे। तो वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, तो याद रखिएगा पहला हमारा है शारीरिक स्वास्थ्य और दूसरा है वंशानुगत प्रणाली। किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में अगर स्वस्थ शरीर है तो मस्तिष्क भी क्या होगा, स्वस्थ होगा। और मतलब जो उसका शरीर अस्वस्थ रहेगा तो उसका मस्तिष्क भी अस्वस्थ रहेगा। यानी कहने का अर्थ है कि आप सही ढंग से आप काम करेंगे तो ही तभी आपका शरीर सही रहेगा और मस्तिष्क भी सही रहेगा। अगर मान लीजिए आपका अगर शरीर बीमार है तो आप सोचेंगे भी गलत गलत सोचेंगे। ठीक है, ठीक। दूसरा है वंशानुगत प्रणाली, यानी गाल्टन के अनुसार बच्चा जिसके माता पिता मतलब मंद बुद्धि के होते हैं, मंद ज्ञान वाले होते हैं, तो उनके बच्चे भी मंद बुद्धि वाले वो होते हैं। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि माता पिता का अगर ज्ञान उसमें चला जाता है तो माता पिता अगर मंद बुद्धि के हैं तो उसके बच्चे भी क्या होंगे, मंद बुद्धि के ही होते हैं। चलिए हमारा वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा होते जा रहा है तो आज के लिए इतने ही। कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो ज्ञानात्मक विकास क्या है, देखिए ज्ञान
तो ज्ञानात्मक विकास क्या है? देखिए, ज्ञानात्मक का मतलब होता है किसी चीज को सोचना, समझना, बोलना, याद करना या कोई समस्या को ना अपने ढंग से हल करना, ये कहलाता है ज्ञानात्मक विकास। अब ये बात बच्चों में कब से आती है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, जब बच्चा कितना दिनों को होता है, 36 घंटे यानी 1.5 दिन का जब बच्चा हो जाता है, तो वो किसी आवाज को सुन सकता है और साथ ही साथ वह किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करता है। मैंने पहचानता नहीं है लेकिन उसको देखता जरूर है। ये कब होती है? तो मात्र 36 घंटे बाद, जन्म के 36 घंटे बाद बच्चे ऐसे करना शुरू कर देते हैं। वही बच्चा जब 4 महीना का हो जाता है, सॉरी 4 सप्ताह का हो जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, तो याद रखेंगे, वह पालनकर्ता के स्पर्श, पालनकर्ता के जो स्पर्श है यानी कि उसको छूते ही वो चुप हो जाता है। ऐसे वो रोएगा लेकिन जैसे उसको उसके पालनकर्ता छुएंगे तो वो क्या होता है, चुप हो जाता है। ठीक। लेकिन जब बच्चा कितने का, 6 सप्ताह का हो जाता है, तो वह किसी गतिशील वस्तु पर ना नजर रखना शुरू कर देता है। ठीक। अब आगे भाषा विकास क्या है? तो भाषा एक ऐसे साधन है जिससे किसी व्यक्ति से हम अपनी बात को समझा सकते हैं या उसकी बातों को हम लोग सुन सकते हैं। यही तो भाषा है। हमारे मन में क्या चल रहा है, इसको हम किसी को बतलाते हैं। तो कैसे बतलाएंगे? तो भाषा के माध्यम से। आप जो अभी सुन रहे हैं वो क्या है, एक प्रकार की भाषा है जिसे आप समझते हैं और हम बोलते हैं। ठीक है, तो भाषा समझ गए। भाषा वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम किसी को अपनी बात बता सकते हैं या सुन सकते हैं। हो गया क्लियर? बच्चों में पहली भाषा का प्रयोग पापा शब्द से होता है। यानी कोई बच्चा सबसे पहले किस शब्द को प्रयोग करता है, तो वह पापा शब्दों का ही प्रयोग करता है। उसको सबसे पहले वह बोली बोलता है तो क्या बोलता है, पापा। इसके अलावा वह रंग की पहचान कर सकता है, धीरे धीरे उसके बारे में विश्लेषण कर सकता है। यानी विभिन्न रंगों का पहचान करना, विश्लेषण करना और से नाम जो भी होते हैं ना, वो धीरे धीरे बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों में थोड़ी सामाजिक विकास क्या है। देखिए, सामाजिक विकास का मतलब क्या होता है, सुनना। वैसा विकास जिसमें मानव अपनी काम के लिए, चाहे वो खुश हो या दुख हो, इन सारी बातों को सामाजिक विकास कहते हैं। यानी कि जिस पर समाज के लोगों की समस्याओं को देखता है, समझता है और उस पर पैनी नजर रखता है, यानी ध्यान रखता है, चाहे वो खुशी का समय हो या दुख का समय हो, तो उसको कहते हैं हम लोग सामाजिक विकास कहते हैं। हर लोग एक अच्छे जो मतलब क्या थे, शिशु के बारे में लिखने वाले सबसे अच्छे उनको कह सकते हैं कि शिशु के ज्ञाता थे। उन्होंने सामाजिक विकास को बताया है कि वह व्यवहार इकट्ठा करना और बच्चों के विकास हो सके, इसी को कहते हैं सामाजिक विकास। यानी सामाजिक विकास क्या है, जिसके लिए वह व्यवहार इकट्ठा करता है, माने विभिन्न प्रकार के वो काम को करता है और समाज में रह करके बच्चों का विकास होता है, तब बच्चों को कहते हैं हम लोग सामाजिक विकास। यानी हम लोग मिलजुल करके सहयोग करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो ये क्या कहलाता है, हमारी सामाजिक विकास कहलाती है। अब आगे चलते हैं, सामाजिक विकास की क्या क्या अवस्था है भाई। तो याद रखिएगा, सामाजिक विकास की थोड़ी सी यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। देखिए, कह रहा है इनमें बच्चा अपने को छोड़कर दूसरों के पास जाना नहीं चाहता। सामाजिक विकास का मतलब क्या हुआ कि बच्चा जब भी थोड़ा सा बड़ा होता है तो वह अपना को छोड़ करके किसी दूसरे के पास जाना पसंद नहीं करता है। जब तक किसी को कुछ लाभ नहीं मिलता है, उसे कोई खाने के लिए कुछ देता नहीं है, तब तक वह नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है तो वो आपके पास तब तक नहीं जाएगा, लेकिन जैसे आप उसको कुछ खाने के लिए दीजिएगा, वो झट से आपके पास जाएगा और लेकर के तुरंत वह दूसरे के पास यानी अपने माता पिता के पास तुरंत भाग जाएगा, है ना। ले तो लेगा आपसे लेकिन वो तुरंत भाग जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, बच्चों में क्या समझ, तभी तक उसके पास रहेगा, फिर जब माता पिता आ जाएंगे तो उसके पास चला जाएगा। जब बच्चा 5 से 6 माह का हो जाता है, उसमें प्रेम गुस्सा का भाव होने लगता है। माने प्रेम गुस्सा का भाव होता है, लेकिन प्रेम का मतलब वो नहीं कि वह यौन शिक्षा के बारे में समझता है। देखिए, जब बच्चा 15 माह का हो जाता है तो वह व्यक्ति के पास अधिक रहना पसंद करता है, जिससे वह उसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, कुछ खिलाता है इत्यादि, उसके पास ही हमेशा रहना पसंद करता है। यानी कि जो बच्चा 15 महीना का होगा, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, या
बड़े लोगों को भी देखिएगा, जहां पर उसकी खान पान अच्छा से मिलेगा उसको, तो वो लोग वहीं पर ज्यादा रहना पसंद करता है। नहीं, जहां पर उसको ये सब सुविधा नहीं मिलता है वो वहां पर रहना नहीं पसंद करता है। कोई आपके यहाँ आता है, अगर उसको अच्छी चाय पिला दीजिए, अच्छा खाना खिला दीजिए, तो वो बार बार आपके यहाँ आएगा, नहीं आता है। जो थोड़ा सा मंदबुद्धि का आदमी होता है, नहीं, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसको बुर्बक आप कह सकते हैं, तो बच्चा को कुछ सोच समझ तो है नहीं, तो उसको खिलाइएगा तो बार बार उसी पास व्यक्ति के पास रहेगा। नहीं, आप प्रेम गुस्सा भी उसको आएगा। देखिए बच्चा सब ना दांत को किटकिटावेगा जब होगा, गुस्सा आएगा तो नहीं, लेकिन वह मैंने उसको ये सब भावना के बारे में जानकारी नहीं रहता है। आगे चलिए, आगे कहता है फ्राइड के अनुसार सामाजिक कारण की क्या परिभाषा है, मैंने सामाजिकरण किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, सामाजिकरण का मतलब हुआ जब गर्भ धारण होता है तो उस समय आराम की अवस्था में, बच्चा जब गर्भ धारण में रहता है यानी गर्भ में रहता है, तो उस समय किस अवस्था में रहता है वो आराम में। उसे किसी भी सुविधा, मैंने कई तरह की उसे सुविधाएं वहां पर रहती है, लेकिन उसे व्यक्ति नहीं कर सकता है। इस समय में वह सब कुछ के लिए दूसरों पर निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में मृत्यु हो जाती है, उस समय पर वह बोल नहीं सकता। यानी कहने का अर्थ है कि जब बच्चे गर्भ में होते हैं उसे अनेक सुविधाएं होती है, जब वह गर्भ से बाहर आता है फिर भी वो इतना छोटा होता है कि अपनी क्रियाकलाप वो खुद नहीं कर सकता है, वो दूसरों पर निर्भर रहता है ना। लेकिन अगर उसे कुछ दुख हो जाता है तो वह किसी को बता भी नहीं सकता है कि हमें इस तरह की परेशानी। कोई बच्चा बतलाता है कि हम किस तरह की परेशानी है, नहीं बतलाता है। तो ऐसी स्थिति में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। शैशव अवस्था, ये तो गर्भ के अंदर की बात रही, मतलब जन्म लिया तब। अब शैशव अवस्था जो है 2 वर्ष से 4 वर्ष तक चलता है। शैशव अवस्था कितना, 2 वर्ष से। इस उम्र में बच्चे चलना शुरू कर देते हैं, बच्चे के दांत आना शुरू हो जाता है, नहीं आ जाता है, जो हम लोग ऊपर में देखे थे। और अगला है तदात्मिक अवस्था, ये 4 वर्ष से ऊपर का समय होता है। तदात्मिक अवस्था क्या होता है, 4 वर्ष से ऊपर का समय। उसमें बच्चे जो है ना धीरे धीरे लिखना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। अब खेलना शुरू करेंगे, लेकिन हमें वो अभी पढ़ना नहीं है। कितना पढ़ना है, 3 से मात्र 0 से 3 वर्ष ही पढ़ना है। अब आगे पढ़ेंगे संवेगात्मक क्रियाकलाप क्या है। संवेगात्मक का अर्थ है किसी से प्रेरणा पाकर किसी काम को करने की प्रेरित होना, उसे संवेगात्मक कहते हैं। देखिए, वह संवेग के भाव से जुदा होता है, जैसे रोना, हंसना। देखिए, उसको ना संवेग के भाव नहीं, किसी से प्रेरणा पाया और उसके हिसाब से वो काम करेगा। जैसे आप दुकान में गए, गेंद टंगा हुआ, बच्चा कहेगा गेंद दीजिए हमको। अब उससे गेंद से वो प्रेरित हो गया, अब नहीं देने के बाद वो चुपचाप रोएगा। लेकिन कोई एक बड़ा आदमी को रोते हुए देखते हैं, जल्दी बहुत कम रोता है, जब उसे अधिक दुख होता है तब रोता है। लेकिन एगो बच्चा बिना मतलब के भिमियाना शुरू किया, उलटना शुरू किया, पैर घसना शुरू कर दिया, क्या आप लोग भी यही करते होंगे? सब करता है बचपन में, नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम लोग ये सब रोना नहीं करते हैं। तो यही कहता है कि वह संवेगात्मक है, किसी के प्रति आकर्षण जो हो जाता है और उसके प्रति क्रियाकलाप करना, वो क्या कहलाता है हमारा, संवेगात्मक। बालक में गुस्सा किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक जल्दी आता है। माने एक बड़ा आदमी जल्दी गुस्सा नहीं करता है, लेकिन एक छोटा बच्चा है तुरंत गुस्सा करेगा। बड़ा आदमी जल्दी गुस्सा नहीं करता है, लेकिन छोटा आदमी जो होगा, बच्चा जो होगा, वो जल्दी गुस्सा करता है। लेकिन तुरंत उसका स्वभाव बदल भी जाता है, गुस्सा करता है लेकिन तुरंत भी शांत हो जाता है। एक आदमी को गुस्सा हो जाएगा तो जल्दी गुस्सा शांत नहीं होगा, लेकिन एक बच्चा बस 10 मिनट में गुस्सा, फिर 10 मिनट में ठीक, नहीं 2 मिनट में फिर ठीक। झगड़ा कर लिया, फिर 1 घंटा बाद दोनों फिर खेल रहा है उसी जगह, देखे है ना। बस उस तरह की भावनाएं होती है। बालक में जो संवेग उत्पन्न होता है वह लंबे समय तक नहीं रहती है, यानी जो भावना जो होती है, और आयु बढ़ने से संवेग कमने लगता है। और जैसे हम लोग आयु बढ़ता है तो संवेग धीरे धीरे क्या होने लगता है, कमने लगता है। यही यानी कहने का अर्थ है कि देखिए, कोई चीज को हम लोग को इच्छा है, नहीं तो उस समय हमको नहीं मिला तो नहीं मिला, मिल गया तो ठीक है खेले, नहीं हुआ रो वार के छोड़ दिए, थोड़ी देर बाद बात खत्म, फिर दूसरा काम में लग गए बच्चा, क्या है कि नहीं। अब वो घर तक जाएगा, गेंद रोते रोते नहीं जाता है, वो रास्ते में भुला गया कौन सी का था कहानी, उतना कहानी खत्म। लेकिन हम लोगों में ये नहीं होता, इस संवेग हम लोगों में कम जाता है कि हम लोग अगर चाहिए तो उसको हम लोग सोचते रहते हैं, उस पर खन खा के लग जाते हैं, उसको कहते हैं नहीं, लगातार ना हमको चाहबे करिए। अगर आपको मान लीजिए कोई कपड़ा पसंद हो जाए और मम्मी नहीं दे तो क्या करेंगे, उस पर एकदम जिद करेंगे, नहीं हमरा खरीदिए, 10 दिन 20 दिन जिद करते रहेंगे, जिद करते रहेंगे, हमको देबे करो, नहीं। लेकिन बच्चा में इस तरह की बातें नहीं होती है। चलिए आगे वही कह रहा है यहाँ पर, आगे चलते क्या के सुनिएगा। संवेग अन्य क्रिया भी होती है, वह पूरे शरीर से जुड़ा होता है, जैसे दांत का किटकिटाना। बैंक बच्चे एक बैंकिंग नाम का एक व्यक्ति है, वो कहते हैं कि जब बच्चा हंसता है
तो उसका पूरा शरीर हंसता है। यानी कहने का अर्थ है कि जो संवेगात्मक होता है बच्चे के पूरे बॉडी से जुड़ा होता है। जब बच्चा हंसेगा तो पूरा बॉडी उसका हंसता है, हिलता है। जब रोएगा तो पूरा बॉडी रोएगा। लेकिन हम लोग रोएंगे तो क्या करेंगे, आराम से किसी कोने में बैठ के रो लेंगे, चुप्पी से, ना कोई जाने नहीं, नहीं पता नहीं चलने, जल्दी कोई आ रहा था जल्दी जाए पोछ पाछ के। लेकिन वो बच्चा रोएगा तो पूरा एकदम गोर हाथ को पटक पटक के रोएगा, छिड़िया छिड़िया के, आंसू आवे चाहे नहीं आवे लेकिन चिचिया के रोएगा पूरा से। देखे है ना, ये बच्चा में होता है। हंसेगा तो पूरा हंसेगा, पूरा खिलखिला के हंसेगा जोर जोर से। चलिए आगे है, फ्राइड नामक के अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है। तो समाजीकरण की पहला प्रक्रिया है मौखिक। इसमें बच्चा का जन्म से पहले गर्भ में इसका विकास शुरू हो जाता है। गर्भ में शिशु आराम अवस्था में होता है, लेकिन जैसे वातावरण में आता है उसे अपने आप को समायोजित करना पड़ता है। वह अपना सब कुछ के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है और धीरे धीरे अपने आवश्यकता के लिए संकेत देने लगता है। यानी कि जब मां के गर्भ में है तो आराम अवस्था में है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आया तो बाहर आने के बाद उसे हर चीज की जरूरत होती है। और इस जरूरत को कैसे पूरा करता है, तो प्रारंभ में संकेत से करता है ना। जैसे कान दर्द करेगा तो बच्चा अपने हाथ को उठा के कान के पास ले जाएगा, ठीक है ना। अगर उसका सिर दर्द करता है तो अपने हाथ को उठा के कहाँ लाएगा, बोल नहीं सकता है लेकिन लाएगा। पेट दर्द कर रहा है तो वह बार बार चिल्लाएगा, रोएगा, पेट में ऐठन जैसी उसे महसूस होगी तो हाथ को वहां पर ले जाएगा। तो इसके आधार से उसकी माता पिता जानते हैं कि इसको पेट दर्द हो रहा है या उसके कान में दर्द हो रहा है, नहीं तो उस हिसाब से उसका इलाज करवाते हैं ना। तो यही बच्चा का क्या कहता है कि वो संकेत दे रहा है कि हमें इस तरह की परेशानियां है। अब आगे क्या कहते हैं, शैशव अवस्था में क्या होता है कि इसमें शिशु 2 वर्ष से 4 वर्ष तक चलता है। कितने वर्ष तक, 2 से 4 वर्ष। और तादाम्य अवस्था में इसमें शिशु अपनी लिंग के हिसाब से पहचानने लगता है। तादाम्य में किसके हिसाब से, लिंग के हिसाब से। यानी कि जब बच्चा 2 साल से ऊपर हो जाता है तो वो समझता है कि हम लड़का है और लड़की है। लड़की समझ जाती है कि हम क्या है, लड़की है। लड़का समझ जाता है कि हम क्या है, लड़का है। माने उसको अपने आप, उससे बच्चा, उससे नीचे वाला बच्चा को पता नहीं चलता है कि हम लड़का है कि लड़की है, क्या है उसको बुझने ही नहीं आता है, नहीं। लेकिन थोड़ा सा जब बड़ा होता है तो उसको समझ में आता है कि हम क्या है, लड़का है और लड़की है। जीन पियाजे नामक एक जो वैज्ञानिक थे, उनके हिसाब से थोड़ा संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत क्या है उसको देख लेते हैं। तो अभी पढ़ रहे थे हम लोग, देखिए क्या कहते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के थे। वे पड़ोसी के 3 बच्चों पर शोध किया। इस अध्ययन के लिए उसे संज्ञात्मक सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। अब यहां से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा कि संज्ञात्मक सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है, तो जीन पियाजे को। किसको कहा जाता है, जीन पियाजे। इनके अनुसार बच्चों पहले शारीरिक विकास होगा, तब सोचने का विकास होगा। बच्चे किसी भी काम को ध्यान से सीखता है, यानी बच्चा कोई काम को ज्यादा ध्यान से एक्टिव होता है। आप उसके सामने कोई जिस पर उसको मन लग रहा है उस काम में अगर उसको दीजिए तो जल्दी ध्यान से सीखेगा। लेकिन जिस काम में उसको मन नहीं लग रहा है वो सीखेगा ही नहीं। चलिए इतना ही नहीं, मस्तिष्क के विकास होने से पहले उसका शारीरिक विकास होता है। शरीर विकास करेगा तब मस्तिष्क विकास करता है ना। ऐसा देखने को मिलता है। अब चलिए इसके लिए वातावरण कैसा होना चाहिए, अनुकूल। वातावरण को अपने अनुसार ढालने की कोशिश करता है, यानी कि जहां हम लोग रहते हैं उसी हिसाब से अपनी वातावरण को बनाते हैं। अगर मान लीजिए गर्मी का मौसम है, हमें चाहिए ठंडा, तो हम लोग किसी चीज से लगा करके उसको या तो पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, नहीं चलाते हैं, ये ठंडा हम लोग वातावरण अनुकूलित करते हैं। संतुलन, इसके अंतर्गत किसी चीज में संतुलन लाने की हम लोग कोशिश भी करते हैं कि कैसे संतुलन लाया जाए, है ना। और एस्किम्स, किसी काम को करने को अलग अलग तरीके से एस्किम्स कहते हैं। मैं देखिए, कोई भी काम को आप अलग अलग तरीके से करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एस्किम्स कहते हैं। माने बच्चा जो है ना किसी काम को अलग अलग तरीके से करेगा। जैसे आप जिस तरीके से कर रहे हैं उसे अलग से ट्राई करेगा, वो कोशिश करेगा कि इससे काम हो रहा है कि नहीं है। तो ये क्या कहलाता है उसकी जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास, यानी जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास किसे कहा है, तो संवेदी पेशी अवस्थाएं। इसमें बच्चा जन्म से 5 वर्ष तक अपनी त्वचा से सब कुछ पहचानता है। मैंने त्वचा से उसकी पहचान होती है। मैंने जब बच्चा छोटा रहता है ना तो त्वचा से ही पहचान, जैसे हमने बताया कि जब वो बच्चा जो है मान लीजिए छोटा सा है, अब कोई उसकी अनजान आदमी उसको ले लिया, नहीं तो उसको पता चल जाता है कि उसको कौन दूसरा आदमी कोई लिए हुए है। जैसे अपनी माँ की गोदी में जाता है एकदम चुप हो जाता है, देखे होंगे ऐसा गौर करके, कि वह उसको एहसास हो जाता है कि हम हमारे पालन करता ही है और इसने लिया है। दूसरा आदमी अगर उसको गोदी ले लेगा तो समझ जाता है कि दूसरा आदमी खूब जोर जोर से चिल्लाएगा। जैसे ही उसका माता पिता उसको अगर ले लिया तो समझ जाता है हम कहाँ आ गए हैं, एकदम बिल्कुल। तो वह किससे,
त्वचा से, वो त्वचा से पहचान है। पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, बच्चे 2 से 7 वर्ष का होता है तो जीववाद को समझने लगता है। जीववाद का मतलब अभी तो बताया हमने कि वो लड़का लड़की की पहचान जो है ना, वो 2 वर्ष से उसमें क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है और पहचानने लगता है। चलिए आगे है पूर्ण संक्रियात्मक विकास। इसमें बच्चे तर्क करते हैं, यानी कि किसी चीज पर ना वह बार बार बात विवाद करेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करिए, है ना। ये कब से शुरू हो जाता है, तो 7 वर्ष के बाद बच्चे शुरू कर देते हैं। और औपचारिक क्रियात्मक अवस्था क्या है, इसमें नियम पर तर्क करना शुरू कर देता है। यानी कि बच्चे जब बड़ा हो जाते हैं थोड़ा सा, तो कोई नियम है तो वो उस पर तर्क वितर्क करेगा कि इस तरह का नियम नहीं होना चाहिए, गलत है, इस तरह की बातें करता है। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि 0 से 3 वर्ष के बच्चे किस तरह से काम करते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इन बच्चों का अध्ययन किया है, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज आपका ये चैप्टर एंड हो गया। कल हम लोग इसके क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।